तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो एसिड बेस एंड साल्ट का जो बेसिक डिफिनेशन होता है, इनके उनके यूजेस एंड उनके जो उपयोग, उनके गुण जो होते हैं वो मैंने बता दिया था। उन और किन किन और जो अम्ल के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज ये अम्ल, क्षारक और लवण का आज लेक्चर 2 है। तो बताऊँगा कि लिटमस पत्र होता क्या है और मतलब जो जो आपको बुक में दिया हुआ उन सभी के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की आज का लेक्चर शुरू। हमारे पास पहला क्वेश्चन शुरू करते ही फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बोल रहा है कि अम्ल और क्षारक में दो समानताएं लिखे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक में अंतर, तो मैंने अम्ल और क्षारक में आपको 5 अंतर बताए थे। तो आपको मैंने बोला था वो याद कर लीजिएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे जिस तरह आपने अंतर बताया उस तरह अम्ल और क्षारक में दो समानताएं लिखी। मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों में सेम है, माने जो अम्ल करेगा वो भी क्षार करेगा। आपको इस तरह शुरू करना, इस तरह आपका आंसर अच्छा लिखना है कि अम्ल और क्षारक में दो समानताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित लिख के तब आप दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, और इसमें लिखना है अम्ल और क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, अम्ल और क्षारक में जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये सुचालक मतलब ये करंट को अलाउ करते हैं, मतलब इनसे करंट पास हो जाता है। तो यही है फ्रेंड्स पहला पॉइंट, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। और सेकंड में है फ्रेंड्स कि अम्ल तथा क्षारक दोनों को जल में मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। मतलब यही करा फ्रेंड्स कि जब हम अम्ल को ले या क्षारक को ले, जब उनको जल में मिलाए तो वो ऊष्माक्षेपी, यानी जब अम्ल तथा क्षारक को जल में मिलाए अत्यंत मात्रा में उससे उस जल में से ऊष्मा निकली, यानी गैस निकली। जिस तरह से आप जब आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी जब चूल्हा में, आप तो गैस का ज़माना आ गया, LPG ज़माना आ गया। जब पहले हम लोग चूल्हा में खाना बनाते थे, जिस तरह जब हम लकड़ी को निकालते थे बाहर, उसमें पानी डालते थे। याद करिए, जब लकड़ी को बाहर निकाल के उसमें से पानी डालते तो छनमानी आवाज़ करता था, और उसमें से छनमानी आवाज़ करता था, उसमें से धुआं निकलता था। उसी तरीके से इस तरह जब हम अम्ल तथा क्षारक को या जल में डालेंगे तो ये उसमें से ऊष्मा, यानी उसमें से धुआं निकलेगा। तो यही फ्रेंड इसमें 2 पॉइंट था जो अम्ल तथा क्षारक में सेम है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसे पूछ रहा कि सूचक क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। तो पूछे इंडिकेटर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा डिफरेंशन अम्ल, क्षारक और लवण में ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, जब आप समझ जाइएगा तो उसे आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं। मैं इसका डिफिनेशन फ्रेंड्स बहुत अलग अलग शब्दों में बता सकता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो शब्द मैंने लिखा है, वैसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा हमें घोल की प्रकृति की सूचना देते हैं, सूचक कहलाता है। तो ये हो गया फ्रेंड जो मैंने लिखा है। तो मतलब आपको क्या पता लगा कि वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति बताते हैं कि ये है क्या, माने घोल की प्रकृति में क्या बताएंगे, वो ये बताएंगे या तो एसिड या बेस है। तो सिंपल सा आप याद रखना, वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन करके घोल की प्रकृति के बारे में बताते हैं, सूचक कहलाते हैं। आपको जब हम उस पदार्थ में क्या होगा, जब उस पदार्थ में हम जब घोल लिए उसको डालेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना रंग परिवर्तन कर हमें बताएंगे। जो हमने सब्सटेंस डाला, जो हमने पदार्थ डाला, वो एसिड या बेस यानी रंग परिवर्तन करके हमको सूचना देते हैं, तो वह पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक में फ्रेंड सबसे जो बहुत फेमस है वो हो गया लिटमस पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में लिटमस पेपर कहते हैं। यह होता है फ्रेंड्स, आप अगला क्वेश्चन इसी के बारे में है कि लिटमस पत्र है क्या। और सेकेंड फ्रेंड मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं और मतलब एक बीकर में रख दें जब होते हैं। और जब अम्ल का जो घोल रहेगा, यानी अम्ल का जो जलीय विलयन रहेगा, अगर उसमें 1 बूंद डाले या 2 बूंद डाले, चाहे कितना भी डाले, तो ये अपना रंग परिवर्तन करके हमें बताएंगे कि ये अम्ल जो हमने सब्सटेंस डाला ये अम्ल है या क्षार है। तो आपको याद रखना जो सबसे फेमस है फ्रेंड्स वो लिटमस पत्र है। और सेकेंड में आएगा मेथिल ऑरेंज और ये हो गया फिनोल्फथलीन। फ्रेंड्स, ये दोनों मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन दोनों लिक्विड होते हैं। इसमें अगर अम्लीय विलयन डालेंगे तो ये अपना रंग परिवर्तन करके बताएंगे। आप बहुत सारे घरेलू सूचक भी होते हैं, जैसे आपको NCERT में दिया होगा, जैसे प्याज हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी और क्या क्या दिया होगा। फ्रेंड, जो आप जो अम्ल, क्षारक और लवण का जो पहला चैप्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते जैसा कि यहाँ दिया है, लिटमस पत्र बैगनी रंग का रंजक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस पत्र होता है, जब वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता, मतलब जो उसका प्राकृतिक रंग होता है वो होता है बैंगनी कलर का। तो यहाँ पर वही NCERT बता रहा, लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो थैलोफाइटा, आपके बताऊँगा थैलोफाइटा क्या होता है, पौधे से निकलता है। जैसे देखिए इधर में यह तो बैंगनी रंग का, तो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जिरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ी या किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ये तो फ्रेंड्स हमें घरेलू उपाय।
और नहीं तो एक बहुत जो फेमस है वो लिटमस पत्र, जो अपना रंग परिवर्तन करके हमें घोल की प्रकृति बताता है। और यहाँ हो गया मिथिल ऑरेंज या फिर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको सूचक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आपको याद रखना, वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की बताते हैं कि वो है क्या, तो सूचना देते हैं कि वो क्या, तो ऐसे पदार्थ को हम सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में कि लिटमस पत्र है क्या। लिटमस पत्र एक सूचक का उदाहरण है। जो यह भी मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थेलिन की तरह ही, मतलब यह भी अपने रंग परिवर्तन के द्वारा हमें, मतलब अपने लैंग्वेज में आप इस तरीके से कहेंगे कि लिटमस पत्र एक सूचक है जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति को बताता है। और इसे और तरीकों से भी कह सकते हैं, लिटमस पत्र एक सूचक है जो हमें रंग परिवर्तन करके अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को सूचित करता है। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया। जो लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह के, पहले यहाँ जो लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह के लीचेन से निर्मित एक सूचक है जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका अच्छा सा डिफिनेशन। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो एक जानवर खुश होकर, हाँ बच्चे को पता है पूरा डेप्थ में लिखा है। तो मैंने आपको बोला है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरा डेप्थ में पढ़ा, तो मैं किसी भी चीज़ को एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ता। आपके बुक में थैलोफाइटा समूह, तो आप क्लास 9 में होंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा जीवों की विविधता। तो जैसे पादप श्रेणियों को बहुत सारे भागों में बांटा गया, तो उस तरीके से पादप श्रेणी को एक थैलोफाइटा समूह में भी बांटा गया। थैलोफाइटा समूह में वैसे पौधों को रखा गया फ्रेंड जिनमें ना तो बीज होते हैं, जिनमें ना तो तने होते हैं, तो उसी समूह को हम थैलोफाइटा समूह को दिए। थैलोफाइटा समूह के लीचेन से निर्मित एक सूचक है जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स का। अब बात करते हो लीचेन। तो अगर आपका लीचेन है क्या, आप क्लासिक से पढ़ेंगे लीचेन जो होता है फ्रेंड्स एक सहजीवी संबंध, जिस तरह से एक न्यूट्रिशन चैप्टर जिस तरह के साथ पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो था, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, जो उसी में एक संबंध था सहजीवी संबंध, उसमें आप पढ़े होंगे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, उसी में था एक सहजीवी संबंध आप पढ़े होंगे। सहजीवी संबंध का ये लीचेन जो है, सहजीवी संबंध का लीचेन एक उदाहरण, जिसको इंग्लिश में हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसमें सहजीवी संबंध में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सहजीवी संबंध में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर निर्भर कर, जिस तरीके से सहजीवी संबंध देखिए कवक और शैवाल, जो लीचेन जो बनता है ये कवक और शैवाल के एक तरीके से मिश्रण से बनता है, जो ये दोनों मिल के बनते हैं। इसमें क्या होता है कि शैवाल आप जैसे शैवाल को उसको इंग्लिश में एल्जाई कहते हैं और कवक को फंगी कहते हैं। शैवाल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन इसके पास जगह नहीं होती उगने के लिए। इस तरह के ये क्या होता है, कवक जो है इसको जगह देता है, क्या तुम मेरे पास रहो, मेरे पास उगो। तो इस तरीके से कवक क्या कहते हैं, इसका जगह लेता है और ये जगह के बदले ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। इस तरीके से जो शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनाता है वो कवक को देना पड़ता है, क्योंकि इसके घर में एक तरीके से इसके घर में रह रहा था। यही था फ्रेंड्स, ये लीचेन जो होता है ये कवक और शैवाल से ही बनता है, जिसे हम लीचेन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और जो तीन बातें हैं ये लिटमस पत्र के, कि लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, यह अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और यह क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। तो ये था फ्रेंड लिटमस पत्र के बारे में बेसिक जो सूचना था वो क्या होता है उसके बारे में। तो आई होप इसको भी समझ में आएगा, इसको आप एक अपने नोट को भी में लिख लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा दिया है गंधीय सूचक क्या है। तो जैसा का फ्रेंड्स पता चला कि ये भी एक सूचक है, लेकिन इसके नाम क्या लगा दिया, गंधीय सूचक। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से लिटमस पत्र क्या थे कि वैसे सूचक जो रंग परिवर्तन करके घोल की प्रकृति की सूचना देते थे, उसी प्रकार गंधीय सूचक है। तो वैसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब इनका तो रंग परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जिनका नाम का एक गंधीय लगा हुआ है, मतलब उसका अर्थ है कि ये इनका जो गंध रहता है इनका गंध बदल जाता है। वैसे सूचक जो जिनका जो गंध जो अपना गंध परिवर्तन करके हमें अम्लीय तथा क्षारीय की प्रकृति को बताते हैं। उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल दिया प्याज दिया फ्रेंड्स, आप लोगों का दिल आपके एनसीईआरटी बुक में प्याज का एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें बताया गया कि एक एक्सपेरिमेंट बताया कि आप सबसे पहले प्याज के टुकड़े कर लीजिए और फिर एक साफ कपड़ा लीजिए। साफ कपड़ा में क्या करिए, प्याज को लपेट कर और फ्रिज के अंदर एक रात छोड़ दीजिए और उस प्याज को सुबह में निकालिए और जो गंध का जो जांच है कपड़े का गंध का जांच कर लीजिए। अब उसे जो कपड़ा जो था मेरा उसको 2 टुकड़ा करिए, उसको पानी में डाल दीजिए। उसको पानी में से निकाल के अब उसमें थोड़ा सा तनु HCl का जो एक बूंद रहता है डालिए, अब एक में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है 1 बूंद डालिए, दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 बूंद क्षार करिए और दोनों का फिर से आप गंध सूंघिए। तो देखिएगा दूसरा जब दोनों का जो डाल के गंध सूंघिएगा तो आप पता करेंगे कि उनका गंध जो हुआ उनका गंध में परिवर्तन हो गया। इस पर का जो प्याज है एक गंधीय सूचक है और दूसरा है लौंग का तेल। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि तनुकरण क्या है, व्हाट इज डाइल्यूशन। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि तनुकरण उस प्रक्रिया कहते हैं जिसमें हम अम्ल या क्षारक को जल में घुला देते हैं। मतलब अम्ल और क्षार को जल में घुलाने पर जो उनकी H+ और OH-
यानी H+OH माइनस आयन की जो सांद्रता होती है उनकी प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। आपको नहीं याद होता आप याद कर सकते हैं, अम्ल तथा क्षारक को जल में मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। मतलब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर H+OH माइनस आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जो पूछ रहा है कि जब अम्ल को हम जल में घुलाते हैं और जब उसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हम उसको छुएंगे तो हम करंट मार दें, यानी यही पूछ रहा है कि जब अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें कैसे पास करता है, वो विद्युत का चालन क्यों करता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है इसका आंसर बहुत ही आसान है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो अम्ल जल में घुलकर आयनों तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बोला कि आयनों दो तरह का होता है, या तो वो धन आयन हो सकते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या वो तो ऋण आयन हो सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो धन एवं ऋण आयन का निर्माण करते हैं और विद्युत चालन इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। यही कर रहा है कि जब अम्ल को जब जल में घुलाया जाता है तो अम्ल जल में घुलकर, ये मैंने बात आपको पहले ही बताया है कि जब अम्ल को हम जल में घुलाते हैं तो वह H+ आयन देता है। उसी प्रकार जब अम्ल को घुलाया जाता है तो वह धन एवं ऋण आयनों का निर्माण करते हैं और विद्युत का चालन इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। देखो फ्रेंड्स ये कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आपको इसमें रटने की जरूरत है? तो इसमें आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस आपको इतना लिख देना है कि जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो वह आयनों का निर्माण करते हैं, विद्युत चालन इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अतः यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करना। सबसे पहले आपको बोला था कि आप कोई भी लिखेंगे तो उसका एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। तो वही देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये जल है, ये अम्ल है। अम्ल को जब जल में घुला रहे हैं तो H3O+ आयन बन रहा है, ये क्लोरीन ऋण आयन बन रहा है, ये धन आयन बन रहा है। तो यही देखिए फ्रेंड, यही जो है यही जो करेगा यही जो आयन रहेगा यही आयन विद्युत का चालन करता है। तो यही आप समझ गए कि अम्ल का जलीय विलयन की विद्युत का चालन करता है। आपको अगर कन्फ्यूजन में आपको बता दूं कि जो क्षार होता है, क्षार का भी जलीय विलयन होता है, क्षार का भी जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि अम्ल और क्षार में दो समानता लिखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल भी विद्युत के सुचालक होते हैं और क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। उसी प्रकार सेकेंड में पूछ रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा गया। मतलब जो धात्विक ऑक्साइड रहता है, जैसे कि धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, जैसे MgO हो गया धात्विक ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, सोडियम ऑक्साइड हो गया क्योंकि सोडियम भी मेटल है, लिथियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब भी मेटल। वही पूछ रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही, क्योंकि मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाया, उससे मैंने आपको क्या बताया कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे गुण को समाप्त करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वही इसमें उदासीनीकरण प्रक्रिया का इसमें यूज हो रहा है। देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही या अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तभी तो लवण और जल बनाते हैं। और इससे बोल रहा है कि उसी अभिक्रिया के समान ही या अम्ल से अभिक्रिया करके, मतलब ये अम्ल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड लवण तथा जल बना रहे हैं। मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है उसमें जरूर क्षारक का गुण है, अगर उसमें क्षारक का गुण है तभी तो वो लवण तथा जल बना पा रहा। नहीं तो मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते, लेकिन हमको क्या बोला कि यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड है उसको क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि धात्विक ऑक्साइड में क्षारकीय ऑक्साइड का भी गुण पाया था। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्योंकि जब धातु इसे आप बोल सकते हैं, इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि धात्विक ऑक्साइड में क्षारकीय ऑक्साइड का भी गुण पाया था। क्योंकि जब हम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के समान ही लवण और जल बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया ये अम्ल से करा, देखिए यहाँ ये लवण बना रही है, जल बना रहा है। मतलब हमको पता चला कि जो धात्विक ऑक्साइड है उसमें जरूर न जरूर गुण क्षारकीय ऑक्साइड का होता है, तभी तो लवण और जल बना रहा। इसका एक और आंसर हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो यह क्षारक बनाते हैं। मतलब जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं ये क्षारक बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। जो देख रहे हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ये धातु ये जल से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, तो बना रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और निकल रहा हाइड्रोजन
और ये जो फ्रेंड रिएक्शन है, आप देख रहे हैं सोडियम रिएक्ट कर रहा है जल से, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही मतलब जब हम सोडियम को जल में डालते हैं तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है हाइड्रोजन गैस, यह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्मा छेपी हुआ है उस एक जो थर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसमें जब हम सोडियम को जल में डालते हैं तो आग पकड़ लेता है और जो गैस निकलता है हाइड्रोजन उसमें आग पकड़ लेता है। तो ये जो अभिक्रिया आपको लिखना है, अगर कोई ऊष्मा छेपी अभिक्रिया एग्जाम्पल पूछे तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोडियम रिएक्ट कर रहा है जल से। और सेकेंड में मैग्नीशियम जब रिएक्ट कर रहा है जल से तो ये भी मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बना। इससे क्या पता रहा कि जब भी कोई मेरा धातु जल से अभिक्रिया करता है तो वो धातु ऑक्साइड बनाता है और धातु ऑक्साइड में क्षारकीय ऑक्साइड का गुण पाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यही था 2 क्वेश्चन जो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम बताएंगे कि क्या होता है पीएच। तो आप देख सकते हैं पीएच स्केल। तो सबसे पहले आपको पता था पीएच, तो पीएच की खोज किस वैज्ञानिक ने की ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ लिख दिया है कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या बता रहे। तो इसका परिभाषा कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। मतलब यह कहना किसी कोई भी विलयन उसमें हाइड्रोजन जो आयन है उसकी सांद्रता यानी उसका कंसंट्रेशन क्या है उसको ज्ञात कर निकालने के लिए जिस हम स्केल का यूज करते हैं उसके हम पीएच स्केल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये है मेरा पीएच स्केल। जो पीएच स्केल जो जैसे कोई भी आप जो सिंपल स्केल करते हैं, जो मैथमेटिक्स के लाइन उन खींचने के लिए जो करते हैं 1 सेंटीमीटर जो 0 से 10 सेंटीमीटर तक होता है, वही भी उसी स्केल की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक रहता है। मैं पूछ सकता है कि पीएच स्केल का प्रास कितना होता है। आपको याद रखना है कि पीएच स्केल जो प्रास होता है, प्रास मतलब उसका क्या लिमिट होता है। तो आपको याद रखना है कि पीएच स्केल 0 से शुरू होता है 14 में ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जो ये है मेरा ये पीएच स्केल। अभी ये पूछ सकता है मानो पीएच स्केल का ही कहने का मतलब है कोई भी जो मेरा विलयन है उसके जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मानो क्या है, मतलब H+ या OH-। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आप लिख सकते हैं H+ और OH- आयन की सांद्रता, क्योंकि ये क्षार के भी लिए होती है, क्योंकि जो पीएच स्केल वो हम क्षार के लिए भी यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ बोल रहा देखिए बोल रहा यदि किसी विलयन का पीएच लेस देन 7 है, मतलब कोई भी विलयन है, यहाँ देखिए यहाँ पर 7 है मेरा, अगर कोई भी विलयन का हम पीएच निकाल रहे हैं, अगर वो इधर 7 से कम है, अगर वो इधर जा रहा है 7 से मतलब वो कम है, तो जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। और इसमें बहुत से बच्चों का डाउट ये होता है, वो सोचते हैं ना कि अगर कोई दे दे, अगर मेरा कोई भी लेट हम कोई भी एक विलयन लिए उसमें अम्लीयता का जाँच किए तो मेरा 4 ऑप्शन आया। लेट ए आया 6, बी आया 2, सी आया 4 और डी आया 5। अगर कोई से पूछे जाए कि इसमें जो ई है मेरा पीएच का स्केल निकाला गया, वो उसका ई है कि सब का हम रीडिंग लिए कितना कितना पीएच आया, तो वो 4 ऑप्शन दिया। उसमें पूछा जाएगा बच्चा से कि बताइए 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, मतलब कि हम क्या कहेंगे वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो पूछा जाए कि इसमें कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो बच्चा बोलेंगे ना कि ये है 4, ये है 5, ये है 2, ये है 6। तो सर ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है 6 है, 6 से पता चल रहा है कि 6 सर्वाधिक अम्लीय होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये देखिए अम्ल का ताकत बढ़ेगा, मतलब जब हम 7 से कम आएंगे, 7 से इधर आएंगे तो जो मेरा अम्ल का जो ताकत रहेगा वो बढ़ते जाएगा। और यही उल्टा होगा, अगर हम 7 से इधर आगे जाएंगे तो क्षार का ताकत बढ़ेगा, 7 से कम आएंगे तो अम्ल का ताकत बढ़ेगा। जैसे यहाँ 1 देख सकते हैं, 1 तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल का ताकत होगा वो 1 में होगा, फिर 2 में होगा। और ऐसे अगर इसको ऐसे जाए, अगर सीधा जाए तो सीधा जाने पर जो अम्ल का जो मेरा ताकत होगा वो घटते जाएगा, इधर आने पर बढ़ता जाएगा। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो ऑप्शन सही होगा मेरा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि इधर आने पर अम्ल का ताकत बढ़ता है और इधर जाने पर क्षार का ताकत बढ़ता है। और यहाँ 7 पॉइंट देख लीजिए, 7 है, ये 7 उदासीन पॉइंट होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि उदासीन का एक एग्जाम्पल तो आप बोल सकते हैं जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल एक उदासीन जल होता है, इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। अब देख सकते हैं किसी विलयन का जो पीएच होगा अगर 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा, यदि किसी विलयन का पीएच बराबर 7 होगा तो वह उदासीन होगा, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बड़ा हो गया, यानी 7 से बड़ा 7 से बड़ा कहाँ से हो सकता है, या 7.1 हो, 7.2 हो, या इधर आगे बढ़ते जाए तो वह जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे जो जठर जो हमारे पेट में होता है, आप देखते हैं जो मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे पेट में जो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं या
जो हमारे शरीर में कीटाणु और बैक्टीरिया घुस जाते हैं उसके लड़ने के लिए हमारा शरीर जो होता है हमारा शरीर इसको स्टोमक कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। तो उसका जो पीएच बना तो 1.2, साइंस की भाषा ही लगता है। फिर अगर आप दुकान में जाइएगा तो बोलिएगा कि हमको इनो दीजिए, हमको अपने पेट को न्यूट्रलाइज करना है, अपच हो गया, तो आप दुकान में जाकर क्या मांगेगा कि हमको एक क्षार दीजिए, हमको एक क्षार दीजिए जो हमारे पेट में जा अम्लीयता को दूर कर। तो दुकानदार भी कन्फ्यूज है ये क्या मांगते, इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इनो। इनो हम पीते हैं, इनो एक क्षार होता है, जो इनो को हम जल में घुलाते हैं तो वह क्षारक बन गया, क्षारक जाके हमारे पेट में जाके उसको अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। ये था फ्रेंड्स जट्ठा रस का जो पीएच होता है 1.2 होता है। देखो नींबू का रस होता है, नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक देखिए NaOH होता है, प्रबल क्षारक NaOH क्यों होता है कि इसमें देख रहे हैं इसका ताकत जो सबसे ज़्यादा है क्षारीय में, और इससे पता चला कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बहुत अधिक है, क्योंकि देख रही है इसका 14 होता है। अब यहाँ 10 पे आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और रक्त का होता है 7.4, जो रक्त है आप पूछ सकते हैं जो हमारा रक्त है वो क्या है, तो रक्त आप क्या, जो हमारा रक्त है वो क्षार है, क्योंकि देख रहे हैं कि रक्त का जो पीएच है वो 7.4, रक्त का जो पीएच है वो 7.4। इससे पता चल रहा है कि जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है हमारे शरीर में वो क्षार, उसका जो गुण है वो क्षार होता है। यानी जब हम लिटमस पत्र में जब अपना रक्त को डालेंगे तो वो लिटमस पत्र को क्या कर देगा, तो वो लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो ये था फ्रेंड्स जो आपको बेसिक था पीएच के बारे में, आप समझ गए होंगे। ये था पीएच निकालने का फॉर्मूला, ये भी आपका क्लास 10 में यूज नहीं है, जब आप 11-12 में जाइएगा तो वहाँ आपको यूज रहता है। बस आपको अभी नोट में लिख लेना कि पीएच का फॉर्मूला ही होता है, पीएच = माइनस ऑफ log 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो यही था फ्रेंड्स जो आपको मैंने पीएच के बारे में बताया, आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछ रहा कि अम्ल को तनुकृत मैंने बताया था कि तनुकृत वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल में अम्ल मिलाते समय उसकी आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन से घट जाती है। मतलब जब हम जल में अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन से घट जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण या इसको डाइल्यूशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशांसित मैंने ध्यान करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल। मतलब यही बोल रहा फ्रेंड, जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं या डाइल्यूट करते हैं तो हमें यह क्यों ध्यान में रखना चाहिए कि हम अम्ल को जल में डालें, ना कि जल को अम्ल में डालें। तो ये जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जब भी अपने स्कूल में जब लैब करने जाए तो आपको हमेशा मास्टर सिखाएगा या आपको हमेशा टीचर सिखाएंगे कि ऐसे मत डालो, क्योंकि आप देखते हैं जो वहाँ पर 2 तरह का अम्ल होते हैं। मैंने आपको एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक तनु अम्ल होते हैं। जो सांद्र अम्ल होते हैं वो बहुत ही डेंजर है। तो वही बोल रहा कि आपको टीचर ही बताएगा कि जब भी हमें मिश्रण करना चाहिए, हमें डाइल्यूशन करना चाहिए, अम्ल को जल में डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में डालना चाहिए। तो वही बोला कि ऐसा क्यों होता है, आखिर हम क्यों अम्ल को जल में डालते हैं, ना कि जल को अम्ल में डालते हैं। तो वही बोल रहा है कि जल को, यानी देखिए जल को अम्ल या क्षारक में, जल को जब हम अम्ल या क्षारक में मिलाने की प्रक्रिया अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब ऊष्माक्षेपी से क्या पता चला, उसमें से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। मैंने आपको पढ़ाया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है जब जल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं। याद रखिए, जब जल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं तो उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, जो आपको पता है कि उसमें से ऊष्मा निकलेगी, और आपको पता है कि जब हम क्षार मिलाएं या जल मिलाएं तो उसमें से ऊष्मा निकल भी करती है, दोनों में समानता। उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है मेरा छलक कर पात्र से, जो मेरा कांच का पात्र रहेगा, बाहर आ सकता है और कांच का पात्र भी टूट सकता है, जिससे हम जल सकते हैं और हमें काफ़ी नुकसान होता है। मतलब जब हम अम्ल को जल में डालते हैं, मतलब यही बोल रहा है अम्ल में जल डालते हैं, जब अम्ल में जल डालते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इतना मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जो मेरा जो मिश्रण होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म इतना हो जाता है कि जो मेरा पात्र है, कांच का पात्र है, वो ब्लास्ट भी कर सकता है, टूट भी सकता है। या जो मिश्रण है मेरा, जो हम जिसमें अम्ल में जब हम जल डालें, जो मिश्रण है वो छलक कर बाहर भी आ सकता है। जो सोचिए कि इतना डेंजर एसिड रहता है, अगर वो छलक कर हमारे आँख में पड़ जाए, नाक में पड़ जाए या हाथ में पड़ जाए, तो आप सोचिए वो कितना डेंजर, वो पूरा में जला देगा, या कभी कभी हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम तनुकृत करें या डाइल्यूशन करें तो हम
तो हम जल में अम्ल डालें, ना कि अम्ल में जल डालें। तो वही बोल रहा है। उसके विपरीत बोले तो इसलिए हम जल में, देखो यही बोल रहा है कि इसलिए हम जल में अम्ल को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए, ताकि ऊष्मा मुक्त हो सके और कांच का पात्र जो है मेरा अत्यधिक गर्म ना हो सके, जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपको याद, इसको आपको कोई रटने की जरूरत है, बस इसको आपको समझ लेना है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, इससे अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या नुकसान होगा और ऐसा करें तो हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा। तो यही था फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन, जो ये बहुत था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।